जरा सोचो, एक अकेला आदमी पूरे अंडरवर्ल्ड से भिड़ जाए। कहानी की शुरुआत होती है सन वू नाम के एक आदमी से जो एक होटल में खाना खा रहा था। वो एक गैंगस्टर का सबसे वफादार आदमी था और उस पर अपने बॉस के होटल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। कुछ ही देर में एक वेटर ने उसे खबर दी कि होटल के वीआईपी क्लब में कुछ गड़बड़ हो गई है। सन वू ने तुरंत वहां जाकर देखा कि कुछ बदमाश क्लब का समय खत्म हो जाने के बावजूद वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सन वू ने उनसे बाहर जाने की गुजारिश की पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सन वू ने अपने साथी मिन के साथ मिलकर उन सबको पीट पीट कर वहां से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह सन वू अपने बॉस मिस्टर कैंग से मिला। मिस्टर कैंग ने उससे कल रात के मसले के बारे में पूछा तो सन वू ने कहा कि उसने सब संभाल लिया है। मिस्टर कैंग ने बताया कि वो बदमाश असल में उसके दुश्मन मिस्टर बेक के आदमी थे, लेकिन मिस्टर कैंग को सन वू पर पूरा भरोसा था कि उसके रहते कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। कुछ देर बाद मुनसूक नाम का एक आदमी भी उनके साथ शामिल हो गया। वो भी सन वू की तरह मिस्टर कैंग का खास आदमी था, पर तभी वो सन वू से बदतमीजी करने लगा, इसीलिए मिस्टर कैंग ने उसे बाहर भेज दिया। फिर मिस्टर कैंग ने सन वू से कहा कि वो किसी काम से शंघाई जा रहा है और वो चाहता है कि सन वू उसकी गर्लफ्रेंड हीशो पर नजर रखे, क्योंकि मिस्टर कैंग को शक था कि हीशो उसे किसी और आदमी के साथ धोखा दे रही है। साथ ही उसने सन वू को हुक्म दिया कि अगर हीशो सच में किसी और से प्यार करती है तो उसे और उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार दियो। ये सुनकर सन वू को काफी हैरानी हुई और मिस्टर कैंग को धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। कुछ समय बाद सन वू हीशो के घर एक तोहफा लेकर पहुंचा। हीशो ने तोहफा खोला तो उसमें से एक लैंप निकला, जिसे देखकर वो काफी खुश हुई। तभी अचानक हीशो को किसी ने फोन किया और फोन पर बात करने के बाद हीशो घर से बाहर जाने को तैयार होने लगी। तब सन वू ने कहा कि वो हीशो को जहाँ जाना है वहाँ ले जाएगा, पर वो कहने लगी कि मैं खुद गाड़ी चला सकती हूँ, ठीक है। जाने से पहले सन वू ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर कोई भी जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। वह सन वू कहीं गया नहीं बल्कि छुप कर हीशो का पीछा करने लगा। पूरा दिन हीशो का पीछा करके आखिरकार सन वू मिस्टर कैंग के होटल में लौटकर मुनसूक से मिला। मुनसूक ने उसे बताया कि उसने जिन बदमाशों को क्लब में पीटा था उनका बॉस मिस्टर बेक रोज उसे फोन करके सन वू से मिलने की बात करता है। उसी पल मुनसूक के फोन पर फिर से मिस्टर बेक का फोन आया, पर इस बार फोन सन वू ने उठा लिया। उसने मिस्टर बेक से कहा कि अगर मुझसे मिलना हो तो खुद चलकर आना होगा। इससे पहले कि बेक कुछ बोल भी पाता, सन वू ने फोन काट दिया। उधर बेक अपने अड्डे पर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहा था, क्योंकि जब सन वू ने उससे मिलने से इनकार कर दिया तो इस आदमी की हंसी छूट गई थी। फिर अगले दिन सन वू अचानक फोन की घंटी सुनकर उठ गया। असल में ये कॉल हीशो ने किया था। हीशो ने कहा कि वो जल्द से जल्द उससे मिलना चाहती है। इसके बाद सन वू हीशो से मिलने पहुंचा और उन दोनों ने साथ खाना खाया और बातें की। हीशो ने उससे पूछा, तुम एग्जैक्टली करते क्या हो? तो सन वू ने बताया कि वो मिस्टर कैंग के होटल में काम करता है। बातों बातों में हीशो ने बताया कि वो सन वू को बहुत खतरनाक समझती थी। तब सन वू ने मुस्कुराकर कहा कि वो इतना भी खतरनाक नहीं जितना दिखता है। इसके बाद सन वू हीशो को उसकी म्यूजिक क्लास में ले गया। तब हीशो ने उसे अपना गाना सुनाने के लिए अंदर बुलाया और सन वू भी राजी हो गया। हीशो और उसकी सहेलियों का म्यूजिक सुनकर सन वू को बहुत अच्छा लगा और अचानक मिन ने उसे कॉल करके तुरंत होटल आने को कहा, क्योंकि वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा था। होटल पहुंचकर सन वू ने देखा कि आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बेक ही था। वो चाहता था कि सन वू उससे माफी मांगे, लेकिन सन वू ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उसे इग्नोर करके हीशो को म्यूजिक क्लास से लेने निकल पड़ा। लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि हीशो का बॉयफ्रेंड उसे लेने आया था। अब सन वू ने छिप कर हीशो के घर तक उसका पीछा किया। जब हीशो का बॉयफ्रेंड चला गया तो सन वू ने भी घर लौटने का फैसला किया, पर रास्ते में कोई उससे बहुत तेजी से टकराते हुए बचा। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि ये गाड़ी हीशो के बॉयफ्रेंड की ही थी। सन वू समझ गया कि आदमी हीशो के घर वापस जा रहा है, इसलिए वो भी हीशो के घर की ओर वापस मुड़ गया। आखिरकार सन वू का शक सही निकला। वो चुपचाप घर में घुसा और जैसे ही हीशो की नजर सन वू पर पड़ी तो वो वहीं जम गई। सन वू बिना कुछ सोचे समझे उसके बॉयफ्रेंड को पीटने लगा। आखिरकार वो उसकी जान लेने ही वाला था कि हीशो ने बीच में आकर उसे रोक दिया। अब सन वू ये सारी बात मिस्टर कैंग को बताने ही वाला था कि उसकी नजर हीशो पर पड़ी, जो बुरी तरह रो रही थी। तब सन वू का दिल पिघल गया और उसने मिस्टर कैंग को फोन नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मिस्टर कैंग को इस बारे में पता चला तो क्या होगा। खैर, फिर सन वू ने उन दोनों को एक दूसरे से दूर रहने की चेतावनी दी, वरना वो दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इसके बाद सन वू घर की ओर निकल पड़ा, पर रास्ते में कुछ बदमाश उसे परेशान करने लगे। आखिरकार सन वू ने कहीं का गुस्सा कहीं निकाल दिया। उसका दिमाग पहले से सनका हुआ था, तो उसने उन सब की खूब धुलाई की और फिर चुपचाप अपने घर आ गया। तभी ओमू नाम के एक आदमी ने उसके पास आकर मिस्टर बेक से माफी मांगने को कहा। अगर सन वू इस बार भी नहीं माना तो मिस्टर बेक उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सन वू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने ओमू से कहा कि भाई चला जा, कहीं खर्चा पानी लेके जाए। अगले दिन मिस्टर कैंग शंघाई से लौटकर सीधा हीशो के घर पहुंचा। उसने देखा कि हीशो थोड़ा घबराई हुई थी। तब हीशो ने मिस्टर कैंग से कहा कि वो उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है। उधर सन वू अपने कमरे में
अकेला लेटा हुआ था। तभी अचानक कुछ लोग उसके कमरे में घुस आए और उसे पीटने लगे। ये मिस्टर बेक के ही आदमी थे जो सानवू को अगवा करके मिस्टर बेक के अड्डे पर ले आए। वहाँ बेक ने सानवू पर बड़ी बेरहमी से अत्याचार किए। वो तो उसे मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर मिस्टर कैंग ने उससे बातचीत करके सानवू की जान बचाई। आखिरकार बेक के आदमी सानवू को सड़क पर छोड़कर चले गए और फिर कैंग के आदमी उसे उठाकर मिस्टर कैंग के पास ले आए। तब कैंग ने सानवू से पूछा कि उसने हीशा और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कैंग को क्यों नहीं बताया। सानवू ने कहा कि उसने हीशो के बॉयफ्रेंड को पीट कर हीशो से दूर रहने की चेतावनी दी थी। और मिस्टर कैंग ने पूछा कि कहीं तुम हीशो को चाहने तो नहीं लगे हो। ये सुनकर सानवू एकदम शांत हो गया। इसके बाद कैंग ने मुनसूक को उसे सबक सिखाने का हुक्म दिया और फिर मुनसूक बड़ी बेरहमी से सानवू को पीटने लगा। जब मुनसूक का मन भर गया तो वो सानवू को एक गोदाम में ले आया और उसे मिस्टर कैंग से बात करने को कहा। तब सानवू ने कैंग से बात करने का नाटक किया और अचानक उसने मुनसूक और उसके आदमियों पर हमला करके सबकी हड्डी पसली एक कर दी। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से फरार हो गया। जब कैंग को इसकी खबर मिली तो वो गुस्से से भर गया और उसने सानवू को जान से मारने का फैसला किया। अगली सुबह सानवू अपने साथी मिन से मिलने गया और उसने मिन को कैंग की गैंग छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि अब कैंग उससे जुड़े हुए किसी आदमी को नहीं छोड़ेगा। फिर कुछ दिन बाद सानवू कुछ गैंग डीलर्स से बंदूकें खरीदने गया, लेकिन उनसे बंदूक खरीदना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बड़े गैंग लीडर्स के कहने पर ही बंदूकों की सप्लाई करते थे। सानवू ने कहा कि वो एक माफिया गैंगस्टर का खास आदमी है और उसी के कहने पर बंदूकें लेने आया है। खैर फिर वो लोग सानवू को अपने बॉस के पास ले गए, जिसने सानवू से पूछा कि वो किस गैंग से है। तो सानवू ने झूठ कह दिया कि वो हान नाम के एक माफिया बॉस की गैंग से है। फिर उसने बॉस को अपना कार्ड दिया और जैसे ही सानवू बंदूक से कपड़ा हटा रहा था तो अचानक बॉस ने उसे रोककर कहा कि हान से बात करवा मेरी फोन पर। फिर जैसे ही बॉस ने हान को फोन किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि सानवू तो उसका आदमी था ही नहीं। सानवू समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है, इसीलिए उसने एक ही पल में बंदूक उठाकर वहाँ मौजूद सभी बदमाशों और उनके बॉस को ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से भाग निकला। पर कुछ ही पलों में टाइगो नाम का एक आदमी वहाँ आया, जो उस बॉस का छोटा भाई था, जिसे उसके आदमियों के साथ अभी अभी सानवू ने मार गिराया था। अपने भाई की लाश देखकर वो गुस्से से तिलमिला उठा। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े बिजनेस कार्ड पर पड़ी और वो समझ गया कि सानवू नाम के आदमी ने ही उसके भाई को मारा है। इसके बाद सानवू बेक के आदमी ओमू के पास गया और उसके सर पर बंदूक रखकर बेक का पता पूछा। इसके बाद सानवू बेक से मिलने के लिए एक स्केटिंग रिंग में पहुंचा। जब बेक वहां आया तो सानवू उसकी जान लेने को तैयार हो गया, पर बेक ने उससे माफी मांगी और पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करने को कहा। मगर जैसे ही सानवू का ध्यान हटा तो बेक ने अचानक अपनी जेब से चाकू निकाला और सानवू पर हमला कर दिया। उसी पल सानवू ने अपने बैग से बंदूक निकालकर बेक को मौत के घाट उतार दिया। उसे मारने के बाद सानवू मिस्टर कैंग के अड्डे की ओर चल पड़ा। जल्द ही कैंग को भी ये खबर मिल गई कि सानवू उसे मारने आ रहा है, इसीलिए कैंग ने मुनसूक और अपने सभी गुंडों को तैयार रहने का हुक्म दिया। जल्द ही सानवू कैंग के होटल में पहुंच गया और जो उसके रास्ते में आया वो उन सबको खत्म करने लगा। इसके बाद उसका सामना हुआ मुनसूक से। मुनसूक ने तुरंत अपना चाकू निकाला, पर सानवू ने बिना समय गवाए उस पर गोली चला दी। आखिरकार वो मिस्टर कैंग तक आ पहुंचा, जो अपने गुंडों के साथ बैठा था। एक गुंडे ने उस पर हमला करने की कोशिश की, पर सानवू ने सीधा उसे गोली से उड़ा दिया। आखिरकार सानवू ने कैंग से पूछा कि वो इतने साल तक उसका वफादार रहा, लेकिन फिर भी कैंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सानवू को इस बात का बहुत दुख था कि इतने सालों की उसकी वफादारी के बावजूद कैंग ने उसे एक लावारिस कुत्ते की तरह छोड़ दिया। पर कैंग ने उससे एक बार फिर पूछा कि क्या वो हीशो से प्यार करता है। इस पर सानवू ने कहा कि अगर वो हीशो से प्यार करता भी है तो भी कभी वो उसे कैंग से छीनने के बारे में नहीं सोचता। सानवू ने आज तक कैंग के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया है, पर अब बस बहुत हुआ। ये कहकर सानवू ने कैंग को गोली मार दी। तभी अचानक बेक के गुंडे वहां आ गए और सानवू पर गोलियां चलाने लगे। उन्हें लगा कि सानवू मर गया, पर ये सच नहीं था। सानवू ने अचानक से उठकर उन पर धुआंधार गोलीबारी की। इसी बीच उसे भी कई गोलियां लग गई। कुछ ही पलों में टाइगो भी वहां पहुंचा और बचे खुचे लोगों को मारकर वो सानवू के पास आया। सानवू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसे हीशो चेलो बजाती हुई दिखाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ कि हीशो को संगीत बजाते देखना उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, और इसी के साथ टाइगो ने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। इस एंडिंग ने तो कसम से दिल तोड़ दिया। हिसाब से फिल्म की एंडिंग क्या होनी चाहिए थी, कमेंट्स में जरूर बताना।